क्या आज के ज़माने में पढ़ाई एक बोझ बनता जा रहा है? क्या ट्यूशन इंस्टीट्यूट बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चे अक्सर गलत राह पकड़ लेते हैं? क्या कोचिंग सेंटर्स बच्चों को इंसान न समझकर रोबोट समझने लगे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस, झारखंड बिहार की खास पेशकश मुद्दे की बात को। ये जिंदगी एक कंपटीशन है और इस कंपटीशन में सभी को फर्स्ट आना है। लेकिन क्या इसके चक्कर में बच्चों को अपनी काबिलियत से ज्यादा पढ़ने को मजबूर किया जाता है? क्या होता है कि एक कोचिंग सेंटर में और कैसे होते हैं बच्चे यहाँ पर प्रेशराइज्ड? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। कितना है कंपटीशन का प्रेशर। क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल पास करने का है प्रेशर? क्या कोचिंग सेंटर्स बच्चों पर दबाव डालते हैं? क्या बच्चों को उनकी काबिलियत से ज्यादा पढ़ने पर मजबूर किया जाता है? क्या कुछ संस्थाएं बच्चों पर अत्यधिक पढ़ाई का बोझ डाल रहे हैं? क्यों बच्चे इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे? क्यों बच्चे पढ़ाई छोड़ दूसरे रास्ते को अपना रहे हैं? देश के कई संस्थानों से बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक गंभीर विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ से वो अपने सपनों को पूरा कर सके, और इसके लिए वो बेहिसाब पैसे भी खर्च करते हैं और बेहतर से बेहतर कोचिंग सेंटर्स का सहारा भी लेते हैं। लेकिन इन्हीं कोचिंग सेंटर्स की ये काली तस्वीर भी अक्सर सामने आती है। कोटा देश का वो शहर है जहाँ पर बच्चे अपने भविष्य को बनाने आते हैं, जो अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए मशहूर है। जब भविष्य नाम की सुरंग बहुत अंधी और लंबी लगने लगती है, तो कई बच्चे मायूस होकर उस बेड़ी को पार कर देते हैं। बच्चों को एक दूसरे के आगे निकलने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिन में 18 से 20 घंटे पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। अपेक्षित परिणाम नहीं आने पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता है। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव रहता है, समाज का दबाव भी रहता है, दोस्तों का भी दबाव रहता है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी रहती है। राजस्थान के कोटा शहर से बच्चों की सुसाइड करने की घटना इस साल एक बार फिर सामने आ रही है। एक के बाद एक 3 बच्चों को अपने कमरों में मृत पाया गया। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन बच्चों में वो कौन सा तनाव था जो उनको ये कदम उठाने पर विवश कर देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सुसाइड करने की 3 वजह हो सकती है। बच्चों में डिप्रेशन का आना, कुछ ऐसा लगना कि वो साइडलाइन हो गए हैं, कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करना। पिछले कई सालों में कोटा सहित देश के कई शहरों में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे बच्चों की सुसाइड की घटना सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन सपनों को ये बच्चे पूरा करने दूसरे शहर जाते हैं, वो इन सपनों को अधूरा छोड़ क्यों अंधेरे में चले जाते हैं।
एक बेहद ही गंभीर मुद्दा जिसने ना जाने आज तक कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। आज इसी पर होगी खास चर्चा हमारे बेहद ही खास पैनल के साथ। सिद्धार्थ सिन्हा मौजूद है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और एमके गुप्ता है जो रांची के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस के इस खास एपिसोड में। पहले एमके गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, कितना प्रेशर रहता है बच्चों पर कंपटीशन निकालने का? देखिए, कंपटीशन की बात तो बच्चों में थोड़ा सा कहा जाए तो एक स्टेप आगे है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बच्चों का प्रेशर एक घर से भी शुरुआत होती है। बिल्कुल। पेरेंट्स भी उन पर एक कंपटीशन की, पेरेंट्स में कंपटीशन की भावना भी हो गई है कि उनके बच्चे ने इतना 99% लाया, 98% लाया, तुम लाओगे कि नहीं लाओगे, कैसे पढ़ाई चल रहा है। शुरुआत नींव वहीं से भी होती है। उसके बाद कॉलेज में भी ये प्रतिस्पर्धा मेंटेन, स्कूल में भी प्रतिस्पर्धा मेंटेन हो जाती है। तो प्रेशर बच्चों में होते हैं, अब रात रात भर पढ़ते हैं। उसके बाद हो जाता है कि उनको कोचिंग क्लासेस में जाने हैं, तो कोचिंग क्लासेस में क्रीमी स्टूडेंट्स सब वहाँ चुन के वहाँ पहुँचते हैं, तो वो हाई लेवल कंपटीशन को मेंटेन करना पड़ता है। जो मेंटेन कर लिए वो तो सक्सेस हो जाते हैं, सफलता पा जाते हैं। जो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं उनमें काफ़ी हीन भावना ग्रसित हो जाती, डिप्रेशन के शिकार वो हो जाते हैं। न घर पर अपने फैमिली के साथ वो सही से शेयर कर पाते हैं बातों को, न रात में सो पाते हैं, रात रात तक वो जगते हैं। इतने ऐप हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, मोबाइल पर बैठे रहते हैं और मॉर्निंग में लेट तक उठते हैं। मतलब उनका रूटीन पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है। अभी ये देखे जा रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति उत्पन्न हुई आजकल के बच्चों में। बिल्कुल। एमके गुप्ता जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बच्चों में एक दूसरे को कम्पीट करने की जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है। उसके बाद घर में पेरेंट्स जो है उनके अंदर भी चलता है कि हाँ मेरा बच्चा सबसे आगे है, उसके से आगे होना चाहिए, उसका इतना परसेंट आया। तो क्या जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वहाँ पर आपने सामने से देखा, उनसे बातचीत की है, तो क्या वो इस तरह की बातों को साझा करते हैं? बिल्कुल। स्टूडेंट होते हैं कि देखिए, किसी भी बैच में या क्लासेस में डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट होते हैं। कुछ तो एवरेज होते हैं, कुछ होते हैं कि पहले से वो प्लान करके आए हैं, तेज होते हैं, सारे चीज़ को जल्द वो ग्रैस्प कर लेते हैं। तो होता है, हम लोग जो स्टूडेंट को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो एक डिफरेंट लेवल के वो स्टूडेंट होते हैं, उसको एक लेवल में हम लोग लाने का प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट फास्ट है उसी के रफ्तार को पकड़ते हुए बैच को आगे ले जाते हैं, बल्कि जो कमज़ोर हैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस बैच को उस लेवल से आगे बढ़ाते हैं और 10 दिन 15 दिन लगते हैं बच्चों को उस लेवल में लाने में, और धीरे धीरे मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन वो डेवलप नहीं कर सकते हैं। उनका अपना जो सॉफ्टवेयर माइंड में, हम कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करने में वो खुद चेंज कर सकते हैं, ना कि उसको इंस्टॉल कर दिया जाए। बाहर से इंस्टॉल करके डायरेक्ट हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक स्लो मेथड होता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे आते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए आते हैं तो सारे के सारे सक्सेस हो जाते हैं। पहले तो उनको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि इस इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं कि आप इंटर के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको लगता है कि 5%, 7%, 10% अधिक से अधिक रिजल्ट आ पाते होंगे। 80-90% स्टूडेंट रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, तो हतोत्साहित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। खास करके अगर हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करते हैं तो उसके बाद भी लाखों की संख्या वैकेंसी मिलते हैं। उसके साथ आप ग्रेजुएशन करें। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप साइकियाट्रिस्ट है, अभी तक के करियर में कितने बच्चों से सामना हुआ है जो डिप्रेशन के शिकार थे और इसी तरह के डिप्रेशन के शिकार हुए हैं? देखिए, अभी कुछ महीनों पहले मैं एक एडवर्टाइजमेंट सुन रहा था किसी रेडियो स्टेशन पे, जहाँ ये एडवर्टाइजमेंट था कि क्लास 8 से ही आप अपने आईआईटी की तैयारी को शुरू कर दें। जैसा कि बताया गया कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। अगर आपने देखा होगा हाल के दिनों में, या मैं खुद अपने में 20 साल पहले की जो कहानी बताना चाहता हूँ, ये उस समय भी वो ज़माना वैसा ही था, कंपटीशन हर जगह था। अब दिक्कत क्या हुई है कि बच्चों की संख्या बढ़ गई है, और हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा ये कहती है कि अगर आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस या आईपीएस जैसी चीज़ें बनते हैं तभी आप इस दुनिया में सक्सेसफुल हो जाएंगे या हो पाएंगे या अपना घर बार चला पाएंगे। ऐसा होने में होता क्या है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कभी बढ़े नहीं,
कॉलेजेस उतने के उतने ही रह गए और बच्चे बढ़ गए। और जहाँ एक सिंपल एग्ज़ाम के लिए हमारे समय में 10,000 सीटों के लिए 2 लाख लोग एग्ज़ाम देते थे, अब उसकी संख्या कहीं और बढ़ गई होगी, लेकिन सीट्स की संख्या वही रही। बच्चों में अब क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरफ आपकी 10वीं की परीक्षा है और 12वीं की परीक्षा है, इनका जो तरीका है वो बिल्कुल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड है। और जहां आप कंपटीशन की बात करते हैं, इन्हें एक ऐसे लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ती है जो लिटरली डिफ़िकल्ट है। जो क्रीमी लेयर है, जैसे साहब ने बताया कि जो क्रीमी लेयर है वो कहीं ना कहीं वो क्रीमी लेयर होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। हम लोग एवरेज स्टूडेंट्स, जिसको जो कहते हैं कि ये पढ़ने में एवरेज है, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा, जो पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट रहते हैं उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते। इन बच्चों में जो है एक हीन भावना ग्रसित होती है जब वो देखते हैं कि कोई एक थ्योरम है या कोई एक लॉजिक है या कोई एक ऐसा डिराइवेशन है किसी भी सब्जेक्ट में, जब आगे का बच्चा जो है इसे जल्दी समझ पा रहा है और जो बच्चा एवरेज है वो उसे नहीं समझ पा रहा, तो उसे एक बड़ा धक्का लगता है। उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, उससे नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने पैसे दे दिए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जो भारी भरकम रकम होती है, उन लोगों ने अपना काम कर दिया और वो चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज आपने एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है तो आप सक्सेसफुली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो निकाल देंगे। हर बार ऐसा हो नहीं पाता है। बिल्कुल सिद्धार्थ, प्रेशर बहुत रहता है और जिस वजह से बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जो डिप्रेशन के बच्चे आपके पास आते हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह के प्रेशर से वो गुजर रहे होते हैं? देखिए, वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं। डिप्रेशन तो बस एक टर्म है, वो जो निराशा उनमें जो देखने को मिलती है वो बहुत पीड़ादायी होती है। वो हमारे से आके कहते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, या मैं अपने लाइन चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। और ये एक उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहाँ वो कहीं ना कहीं जो 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कई तरह के ऐसी हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं जहाँ वो एक अडल्ट बन रहे होते हैं। वो जब हमारे पास आते हैं तो कई लोगों में ये देखा गया है कि डिप्रेशन के जो आम लक्षण होते हैं, दुखी रहना से लेकर के, और जब ये सहन नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं मादक पदार्थों का जो सेवन है वो करते हैं ताकि जो टेंशन उनमें है वो कम हो जाए। अगर ये पेरेंट्स नहीं पकड़ पाते हैं और लेट हो जाती है, तब जो है वो एक जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, साथ साथ में वो सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। तब वो हमारे पास आते हैं और उनको लगभग ठीक होने में उस फेज़ में लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। और वो 1 साल उनके लिए बहुत भारी पड़ता है, बिकॉज़ वो 1 साल उनके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए था, जहाँ वो घर पे बैठ के और उस इलाज करवा रहे हों, या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उनके पेरेंट्स ने कहा हो कि आप लाइटली लीजिए। कई पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते और अपना सब कुछ झोंक देने के बाद भी ऐसे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं और अपनी जान लेने तक के बारे में सोचने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एम.के. गुप्ता जी, यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप कई सालों से एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर बच्चों पर किस तरह का प्रेशर रहता है, किस तरीके से परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है, या टीचर उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं? निश्चित रूप से पहली बात कि जितने भी स्टूडेंट बैच में रहते हैं, क्लासेस में रहते हैं, उन सबों स्टूडेंट से कम इंटरेक्ट टीचर को होना चाहिए। अगर कोचिंग की बात करते हैं तो इंटरेक्शन होने के बाद वो पता चलता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, तो अकॉर्डिंगली उस लेवल से हम लोग उसको मोटिवेट करके एक कैसे अपने आप को इम्प्रूव करो। बाय द वे, मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो आ तो गए कोचिंग करने, लेकिन लग रहा है कि उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है और इतने समय जल्दी में नहीं हो पाते हैं, तो उसका जहाँ पर कमज़ोर सेक्टर है पहले उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इस पर फोकस कीजिए आप, उसके बाद इम्प्रूव कीजिए। और साइकोलॉजिकली रीड करने की आवश्यकता है, जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि पेरेंट्स, हमने भी यही कहा, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ वो उसके इंटरेस्ट को देखे पहले कि वो बनना क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि आजकल देखते हैं 10th पास हो गए, इंटर पास हो गए, तो अब उसको एक ही रास्ता पर सब लोग सारे स्टूडेंट चले जाते हैं कि इंजीनियरिंग करना है कि मेडिकल चले जाते हैं।
तो पहले पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले उनके इंटरेस्ट को देखिए कि वो क्या करना चाहता है। बिल्कुल। इस पर ऐसे मूवी भी बने थे, उस एम के मूवी को गुप्ता भी जी, दिखाया गया था। एक सवाल रहेगा, कोटा की बात करूंगी। कोटा के बारे में भी अभी हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर कि किस तरीके से वहां पर जो प्रेशर रहता है अलग रहता है, कमर्शियल कैपिटल बन गया है। तो और यहाँ के जो बच्चे हैं, सिर्फ झारखंड के ही नहीं, बिहार, झारखंड और अलग अलग स्टेट से वहाँ पर खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को बच्चे वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या फिर डिप्रेशन के, वहाँ पे सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है, प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार इस पर ध्यान दे, सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे, तो जो पहली बात है कि बहुत बड़ा प्रेशर है कि इतना फी क्यों लिया जाता है। मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, तो ये एक एक बच्चों से इंजीनियरिंग मेडिकल के लाखों लाखों रुपया क्यों लिए जाते हैं, ये बात हमको समझ में आज तक नहीं आया है। ठीक है, इतना प्रेशर हो जाता है, पेरेंट्स लाखों लाखों रुपया व्यवस्था करके बच्चों के लिए देते हैं, और वो बच्चा भी देखता है मेरे पेरेंट्स कैसे कितना प्रेशर में कैसे पैसे को व्यवस्था करके, वो सोचते हैं कि एक ही बार में हम रिजल्ट दे दें, और कहीं भी थोड़ा सा भी उसका 19-20 होता है तो उस स्ट्रेस लेवल को वो समझ बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर हम नहीं रिजल्ट दे पाएंगे तो मेरे पेरेंट्स इतना व्यवस्था करके यहाँ पर इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो उस स्ट्रेस को सह नहीं पाता है, जिसके कारण लगता है कि हम अचीवर नहीं, हम सफलता नहीं मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। बच्चों और पेरेंट्स दोनों आपस में ट्यूनिंग में, परिवार बहुत बड़ा चीज होता है, और सफलता इंजीनियरिंग और मेडिकल में सेलेक्ट होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इंसान बनना है और कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ाई करना है कि प्रेशर में नहीं हो, और नौकरी आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं मैसेज देना चाहता हूं। तो सबसे बड़ी बात है चैलेंज, इतना फी स्ट्रक्चर को थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है, नॉमिनल फी होना चाहिए। और बच्चों को जरूरी नहीं है कि बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं तो कोटा में जाके पढ़ेंगे तभी रिजल्ट आ सकता है, बल्कि सिलेबस में ऐसी सामान्यता होना चाहिए, जैसे इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ाई स्कूल लेवल में ही हो जाने चाहिए। अगर स्कूल पास करने के बाद उनको मेडिकल इंजीनियरिंग का कंपटीशन फेस करना है तो सारे स्कूल में ही ये पढ़ाई हो जाना चाहिए, बल्कि कोचिंग में इसके जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और 8 क्लास से, जो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी जानता हूँ, 8 क्लास से क्या जरूरी है बच्चों को कोचिंग क्लासेस जाने की, घर पर पढ़े, खाए पिए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि कोटा की बात कर रहे थे या फिर अन्य कई कोचिंग सेंटर्स की बात करें, तो वहां पर बच्चों पर अत्यधिक बोझ डाला जाता है, काबिलियत से ज्यादा पढ़ने को उनको कहा जाता है। क्या ये वजह भी है कि बच्चे जो है वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं? देखिए, अगर आपने कोटा फैक्ट्री नाम की मूवी देखी है तो वो आपको सब बता देगी कि आखिर वहाँ पे होता क्या है। सब लोग कहते हैं कि जो टीचर्स आते हैं वो सब बच्चों पे ध्यान देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2009-10 में मैं भी एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़ता था। वहाँ लगभग एक बैच में 50 से ऊपर के स्टूडेंट्स थे। टीचर्स का जो काम था वो आकर के वो बिल्कुल एक जो सब्जेक्ट होती थी, उन्हें बस ये टारगेट था कि जितनी जल्दी कोर्स ख़त्म हो पाए। हमारे बैच में ऐसा हुआ था कि वो समय निकल गया लेकिन वो कोर्स ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन, अब जैसे कोटा जैसे शहर है, वो नाम इतना हो गया है कि वहाँ बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। हो सकता है वहाँ बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, लेकिन अगर आप वहाँ के एक क्लास में बच्चों की तादाद देखिएगा तो एक टीचर जो है सबको समझाने के काबिल नहीं बच पाता। वो आखिर में वही हो पाता है कि जो लोग समझ पाते हैं या जो अपने खुद से अपने बल पे या उनके इंटेलिजेंस के बल पे अगर वो कोई चीज़ को क्रैक कर लें या हासिल कर लें या समझ लें, वही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो बैक बेंचर्स जिसे कहा जाता है, वो बैक बेंचर बन के रह जाता है। और जब उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई दोस्त साथी जब वो आगे निकल जाता है या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो उन्हें एक बहुत गहरा सदमा लगता है। और ये सदमा जो है अब जो है एक मनोविकार, एक मानसिक बीमारी के रूप में, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, ये इस रूप में उभर के सामने आता है। और जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो अपेक्षाएं हैं, अभिभावक की अपेक्षाएं हों, टीचर की अपेक्षाएं हों, जब उन पे वो खरा नहीं उतरते तब वो ऐसे गलत कदम के बारे में सोचते हैं। यहाँ सिद्धार्थ, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अभिभावक का जो उम्मीद रहता है उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं तो उस वजह से परेशान रहते हैं, या टीचर के जो उम्मीदें रहती है उस पर अगर खरे नहीं उतर पाते हैं तो परेशान होते हैं, और इस वजह से अलग अलग डिसऑर्डर्स उन्हें होते हैं, खासकर डिप्रेशन। तो ऐसे क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों के साथ उनका बैलेंस बना रहे?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स आखिर क्या करेंगे, वो बस हाल चाल जानना और उस कोचिंग के फीस को देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जिस लेवल की पढ़ाई इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप उस लेवल का ज्ञान आपके पास है, चाहे वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, बिल्कुल नहीं है। अब आज के डेट में जितना ये लोग पढ़ाते हैं या जिस लेवल की पढ़ाई होती है, वो एक नॉर्मल पेरेंट के लिए उनको समझाना, वो समझा नहीं सकते, इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा लिया जाता है। ये जो हमारा पैटर्न है 10th और 12th का जो पैटर्न है, वो आसान साबित होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं बहुत ज़्यादा टफ साबित होता है। आप जैसे सर ने बताया कि ये जो सामंजस्य है कि अगर आपको आईटी की परीक्षा करनी है तो क्यों ना हम लोग इसको क्लास 5 से ही बच्चों को, जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि वो जो स्ट्रीम है वो पहले से ही डिवाइड हो जाता है बिल्कुल। कि वो आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप उसी की पढ़ाई आप कीजिए। यहाँ कक्षा 10 तक और 12वीं तक सबके कोर्स सेम रहते हैं और उस कोर्स को भी अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लायक आपकी तैयारी नहीं रहती है। जहाँ तक आप पूछती हैं कि करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि इससे पहले कि बच्चा ये डिसाइड करे, जब बच्चा ये डिसाइड करे कि उसे ये बनना है तो उसको बहुत पहले से ही उसके स्ट्रीम डिवाइड हो जाए और उन्हें वही पढ़ाया जाए ताकि जिसमें वो रुचि रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 10th और 12th की जो परीक्षा है सबके लिए सामान्य है, तो ऐसा यहाँ हो नहीं पाता। बिल्कुल। MK गुप्ता जी, आपसे बात करूंगी कि आप यहाँ पर जैसे बच्चों को देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने दे दिया, उसके बाद रिजल्ट आ गया, कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ उसको नहीं क्रैक कर पाए, सफलता हासिल नहीं कर पाई, तो उनके साथ आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनके काउंसलिंग करते हैं ताकि वो जो है आगे बढ़े और परेशान ना हो? निश्चित रूप से एग्जामिनेशन का पैटर्न है, अभी देखा जाता है तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पीटी होते हैं, मेन होते हैं, ये 2 या 3 फेज के एग्जामिनेशन होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेन भी क्वालिफाई, फाइनल भी सिलेक्शन हो जाता है। कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी नहीं हो पाते हैं तो साल 2 साल भी लग जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बैच में सफलता पाए वो, तो उनसे पहले तो हम गेट टुगेदर करवाते हैं बैच में कि भाई देखो, आपके बैच में पढ़े हुए बच्चे या पिछले बैच में पढ़े हुए बच्चे ने सफलता पाई है, तो आप प्रैक्टिकल इनसे आप गेट टुगेदर करो कि इन्होंने सफलता कैसे पाई, इसमें क्या नेगेटिव था, क्या पॉजिटिव था, इनका वीक पॉइंट क्या था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था। तो एक वो सामने फेस देखते हैं कि मेरे पढ़ा हुआ बच्चा, मेरे फ्रेंड्स लोग क्वालिफाई किए हैं तो वो कैसे किए थे पहले वाले। तो उसके बाद जो रिजल्ट नहीं देते हैं उनके साथ हम लोग करते हैं क्या कि आपका कमी क्या रहा, ठीक है। बैच में पूरा ग्रुप के साथ जाके सिंगल एक आध से बात करने के बाद ग्रुप के साथ जाके बताते हैं कि ये कारण से रिजल्ट आपका कम आया है, इसमें कम मार्क्स थे, इसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसे पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ये इतने संख्या और रेशियो ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट ज्यादा होने के कारण एक पे अटेंशन नहीं दिया जा पाता है और संभव शायद नहीं हो पाते हैं, कहने की बात है ये। लेकिन एक स्टूडेंट को मैसेज कॉमन टीचर का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो टीचर किस प्रकार उस बैच को लेके चल रहे हैं, एक स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करके वो पढ़ाए, ना कि इतना ह्यूज, बहुत सिलेबस बहुत बड़ा है। बिल्कुल। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, अभी जी बोलिए। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हम लोग क्लास 12th में थे तो ये पीटी मेंस या ये जो तरीके, अब जो तरीका है एग्ज़ाम का वो नहीं था। एक सिंगल एग्ज़ाम होता था जहाँ पे लोग क्रैक करके और विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाते थे। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए नहीं, आप कितना डी सेलेक्ट कर सकें, कितने बच्चों को छांट सके, इसके लिए बना गया है। जो बच्चे, जैसे सर ने बताया कि जो बच्चे आते हैं जो क्रैक कर लिए होते हैं, जब जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किया हो, जब वो बच्चे ऐसे बच्चों से मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ उनसे सुनते हैं, वो उनसे कुछ वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जो बच्चा है जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स को क्रैक करके और आगे बढ़ चुका है, तो वो एक तरह से हतोत्साहित ही महसूस करते होंगे उन्हें देख के और उन्हें सुन के। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनको खुशी मिलती होगी या उनसे वो टिप्स लेते होंगे। अब ये जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो छांटने के लिए बनाई गई है कि कितने बच्चों को छांट करके और कितने कम बच्चों, क्योंकि सीट्स जैसा मैंने कहा उतने ही रहे, सीट्स बढ़े नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी घातक सिद्ध होती है, और जब बच्चा एक बार क्रैक नहीं कर पाता एक कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या दूसरी बार नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच लेता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है। पीछे मुड़ के देखता है तो मालूम चलता है कि इतनी साल की मेहनत खराब गई,
ऑटोमेटिकली किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी बिल्कुल। का शिकार हो सिद्धार्थ, जाता है। चूंकि समय की कमी है, जी। आखिरी सवाल रहेगा आपसे जी, जी। कि बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, जी। आप उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि बच्चे और पेरेंट्स दोनों बैलेंस बना के रहे और बच्चे कोई गलत राह ना पकड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो मोरल सपोर्ट होता है। आप उन्हें समझा तो नहीं सकते, सारे जो पाठ पढ़ा नहीं सकते, लेकिन कम से कम अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हों, जैसे आज जैक का रिजल्ट आने वाला है 10th और 12th का, कल इसको ग्लोरीफाई किया जाएगा अखबारों में। जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं उनकी फ़ोटो छपेंगी, लेकिन जो बच्चे अच्छे नंबर लेके नहीं आए हैं वो कहीं पीछे रह जाएंगे। ख़राब लगता है। हम लोगों को जो रिज़ल्ट की जो ग्लोरिफिकेशन है वो बंद करनी पड़ेगी, और अगर इसे बंद नहीं करेंगे तो वो बच्चे जो एवरेज हैं या जो बच्चे कमज़ोर, जिसे हम कमज़ोर कहते हैं, वो बच्चे आगे चल के डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और अन्य तरह की मादक पदार्थों का सेवन के चलते जो बीमारियां होती है उसके होंगे। इस चीज़ से बचें, बच्चों को फॉलो करें, उनका साथ दें। सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ फीस देने के बाद उनका काम ख़त्म हो गया है। उनको कहीं ना कहीं से प्रोत्साहन, और वो सबसे अच्छा माँ बाप ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। गुप्ता जी, आपसे रहेगा आखिरी सवाल कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को किस तरीके से कार्य करना चाहिए और बच्चे किस तरीके से बिना प्रेशर फील किए पढ़ाई करें, उसके बारे में एक मैसेज दीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये करने चाहिए कि जो बच्चे उनके पास आते हैं उनके सिलेबस को बड़ा स्मूथली और अच्छे ढंग से एक एक स्टूडेंट को अच्छे से समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और बल्कि टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए कि भाई चलो कंपटीशन तो है ही, लाखों स्टूडेंट में आपको क्वालिफाई करना है, सेलेक्ट होना है, तो कंपटीशन की भावना तो उनके दिमाग में रखने चाहिए, लेकिन जरा हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आगे है तो उसको आगे जो अच्छे लड़के हैं उसी को ऑलवेज प्रमोट किया जाए, उसी के बारे में बात किया जाए, बल्कि जो एवरेज स्टूडेंट है, जो कमजोर स्टूडेंट है, उनको भी आगे रखा जाए, उनको भी कैसे वो इम्प्रूव कर रहे हैं उनको भी दिखाया जाए कि देखो कल ये कितने पीछे था, आज आगे आया है, इम्प्रूव हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो टॉपर किया है उनकी बड़े बड़े फोटो लगाए जाते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसके बारे में कोई चर्चा हमारे मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं होती है। तो ये असमानता उसके दिमाग में घूमता जाता है। तो ये भी रीजन है कि डिप्रेशन होते हैं, सुसाइड होते हैं, स्टेप बाय आगे बढ़ते हैं। तो ये मीडिया का भी रोल है कि लाइकली टू इन्फ्लुएंस द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को, उनको भी ऐसा दिखाना चाहिए कि भाई कुछ उनको भी मैसेज आना चाहिए, ये करना। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात है कि सारे सिलेबस अच्छे से कवर करें, और रिजल्ट्स ये टोटल स्टूडेंट का तो डिपेंड आना संभव नहीं होता है। हमको नहीं लगता है कि जहाँ 10 to 15% रिजल्ट आते हैं किसी भी कोचिंग में हो, क्या हो, क्या कि उतना सीट ही नहीं है। अगर सीट होते तो निश्चित रूप से सारे स्टूडेंट का हो जाता, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकेंड अटेम्प्ट में भी उनका होता है, थर्ड अटेम्प्ट में भी होते हैं। कुल मिलाकर कोशिश करते जाइए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता जी और सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारियां बहुत है, पर इसके निर्वहन के लिए ऐसा प्रेशर खतरनाक है, जानलेवा है। जरूरत है बच्चों को साथ साथ यहाँ पर अभिभावक भी समझे, टीचर्स भी समझे, ताकि एक प्रेशर का जो लिमिट है वो ज़्यादा ना हो और बच्चे गोल को पूरा कर सके। फिलहाल इस खास एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।